हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनी एंड बैंकिंग के बारे में जानेंगे। मनी एंड बैंकिंग क्या है और मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं और जो बेसिक टर्म्स जो हमें जानना चाहिए, इन सब के बारे में आज के कंटेंट में हम पढ़ेंगे। मनी का सप्लाई कैसे है, डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, क्रेडिट एंड मनी क्रिएशन क्या है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मनी। मनी क्या है? मनी एक ऐसा माध्यम है, मनी को हम ऐसा कह सकते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसी वस्तु, ऐसी थिंग जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूनिवर्सल, मतलब जनरली एक्सेप्टेड है, वो चीज़ सभी के लिए सेम है, सिमिलर है, उसको हम बोलते हैं मनी। मनी के पास एक वैल्यू का स्टोर होता है, यानी जो 10 रुपए की वैल्यू मुझे होगी वही 10 रुपए की वैल्यू आपके लिए भी होगी। अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। और मनी जो है ये फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर हम मनी को देखें तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसकी, जिसको हम कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं, और सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए भी हम मनी का एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? सो मनी की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि मनी की प्रॉपर्टी है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज अ यूनिट अकाउंट, एंड मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी जो है डिफर्ड पेमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। नाउ मनी सप्लाई क्या है? तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आज के टाइम पे अगर हम बात करें, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम जिस पे मनी कितना मार्केट में सर्कुलेशन में है, उसको हम मनी सप्लाई कहेंगे। और ये जो है ये स्टॉक वेरिएबल है और ये वेरी करता है फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट होगा मनी सप्लाई, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मे भी डिफरेंट हो सकता है। तो जो मनी सप्लाई होता है उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मनी का सर्कुलेशन मार्केट में कितना है, पब्लिक के पास कितना है, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। क्लियर? नाउ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के मेजर्स क्या हैं? तो मनी सप्लाई का मेजर क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट? दो चीज़ें जिसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, और ये क्या होता है? करेंसी विद द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट, यानी डिमांड डिपॉजिट को जिसे हम डीडी कहते हैं। तो जो मनी सप्लाई का मेजरमेंट है उसको ही हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, और ये कंसिस्ट करता है दो चीज़ों से। करेंसी जो कि पब्लिक के पास है, यानी मार्केट में करेंट टाइम पे कितना मनी जो है वो पब्लिक के बीच में सर्कुलेशन में है, और दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जितना डिमांड डिपॉजिट, जितना डीडी है, वो सभी इसमें कंसीडर किया जाता है। नाउ करेंसी विद पब्लिक क्या है? करेंसी विद पब्लिक का मतलब होता है मनी सप्लाई, ऐसा मनी सप्लाई जो आरबीआई ने सिर्फ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया को इशू किया है, विच कैन इशू करेंसी इन इंडिया। द आरबीआई, आरबीआई जो है वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो कि करेंसी जो है इशू करता है। हाउएवर ओनली करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द आरबीआई एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स को इशू करता है आरबीआई, और जो कॉइन्स होते हैं उसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? करेंसी का याद रखना है हमें कि आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और सिर्फ आरबीआई के पास ये राइट्स है कि वो इशू कर सकता है करेंसी। वहीं पे अगर हम बात करें तो करेंसी नोट्स को इशू आरबीआई करता है, जबकि कॉइन्स को इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है।
अब इसमें जो हमारा मनी है, करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, उसको हम हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी भी कहते हैं। और करेंसी नोट्स और कॉइन्स को टुगेदर अगर हम मिला दें तो उसको हम लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीगल टेंडर कहते हैं। वहीं पे करेंसी नोट्स और कॉइन्स को हम फिएट मनी भी कहते हैं, बिकॉज एवरी करेंसी नोट बियर्स ऑन इट्स फेस अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई। जैसे आप लोग नोट पे देखते होंगे लिखा रहता है ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं धारक को जो भी 10 रुपए की नोट है तो लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, तो वो लिखा रहता है उस पर। इसलिए करेंसी नोट और कॉइन्स को फिएट मनी कहा जाता है। फिएट मनी यानी कि उस जो भी 10 रुपए की नोट है उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू भी 10 रुपए होगी, ऐसा लिखा जाता है गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा। एंड आरबीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब वहाँ पे लिख दिया ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं धारक को 10 रुपए देने के लिए प्रॉमिस करता हूँ, और नीचे साइन रहता है आरबीआई के गवर्नर का। तो इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई का गवर्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो परचेजिंग पावर दे रहा है, जिसके पास भी वो प्रिंटेड वैल्यू नोट का है, और सेम कॉइन के लिए भी है। इसलिए करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स को फिएट मनी कहा जाता है। फिएट मनी का मतलब होता है ऐसा मनी जिसका प्रिंटेड वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो। नाउ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है? तो यहाँ पर मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कभी भी डिपॉजिटर्स के द्वारा डिमांड करने पर बैंक से वो विड्रॉ कर सकते हैं पैसे। और इसका एग्जाम्पल आपका करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स दोनों हो सकता है। आप लोग कई बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, पहले के टाइम पे ज़्यादा ही होता था, क्योंकि अभी तो बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ गए हैं। फॉर एग्जांपल यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस हैं। बट जब कम था पेमेंट के ऑप्शंस तब डिमांड डिपॉजिट्स बनाया जाता था। कई बार फ़ी जो है, कॉलेज फ़ी, स्कूल फ़ी, डिमांड डिपॉजिट्स के टर्म पे दिया जाता था कॉलेज में। डिमांड डिपॉजिट्स जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और इसलिए इसको बैंक मनी भी कहा जाता है। अब मनी सप्लाई के 4 मेजर्स क्या क्या हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। M1, M2, M3, M4। ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सभी क्लासेस के लिए, जो भी आप बीकॉम कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, या 12th में हो, सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर एज अ हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि ये सारे टर्म्स मतलब मनी, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, सबके लिए है। तो सब देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं कि मनी का कैसे फ्लो है, कैसे सर्कुलेशन है। देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 मनी सप्लाई के मेजर्स होते हैं। और यहाँ पर हम M1 के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या है M1? तो M1 का मतलब होता है C, दैट मीन्स करेंसी, जो कि पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है। करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक प्लस ओवरड्राफ्ट। OD का मतलब ओवरड्राफ्ट। तो क्या मतलब हुआ M1 का? M1 का मतलब हुआ जितनी भी करेंसी पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है उसमें आपका पेपर करेंसी के साथ साथ कॉइन्स भी आ जाएगा। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक में है वो भी आ जाएगा। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट जो है, यानी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब जितनी सेविंग है उससे ज़्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, तो ओवरड्राफ्ट इज़ द अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। और ये भी आपका M1 यानी कि मनी सप्लाई के फर्स्ट यानी M1 में आ जाएगा। 4 और मेजर सप्लाईज क्या है M2 का? M2 क्या है? तो M1 यानी कि M1 में क्या क्या चीज़ें थी? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, ओवरड्राफ्ट। इनके अलावा इसमें हम सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस की मतलब जो सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस और नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं करते। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो पैसा हम जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे चेक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पोस्ट ऑफिस को हटा दिया गया है, और सिर्फ एसेट सेविंग डिपॉजिट्स जो बैंक्स में जमा है हमारे पैसे, उनको अगर हम M1 में प्लस कर देंगे तो वो M2 बन जाता है। यानी अगर हमको M2 को लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस ओवरड्राफ्ट प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। क्लियर है? नाउ M3 में क्या होता है? तो M3 में होता है आपका M1 प्लस नेट डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यानी इसमें M2 नहीं होता, यानी इसमें सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ बैंक नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो M3 का मतलब होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस ओवरड्राफ्ट एंड प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। इज इट क्लियर? टाइम डिपॉजिट्स आप FD समझ सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है हमारा M4। M4 में क्या है? M3, यानी कि M3 में क्या था? M1 भी था और नेट डिपॉजिट्स यानी कि नेट टाइम डिपॉजिट वाला चीज़, एंड उसके अलावा टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। जैसे कि आप NSC बनाते हैं ना, NSC हम बनवाते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड ऑल, इसको इंक्लूड कर देंगे तो हमारा M4 हो जाएगा। अगर हम बात करें, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, आप दोबारा इस चीज़ को देखिए, पढ़िए, ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो M1 और M2 है उसको हम नैरो मनी कहते हैं, वहीं पे जो M3 एंड M4 है उसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं। और अगर हम बात करें तो M3 जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स? मैंने M3 में बताया था टाइम डिपॉजिट मीन्स फिक्स डिपॉजिट्स, तो फिक्स डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक के द्वारा रीपे किए जाते हैं जब भी हम डिमांड करते हैं। ठीक, जैसे मुझे आज ज़रूरत है तो मैं जा कर के बैंक में वो DD लगा दूंगी तो मुझे वो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे आपके पेरेंट्स FD बनवाते हैं तो वो FD क्या आप कभी भी तोड़ सकते हो? नहीं, वो एक आपका एक मैच्योरिटी हो जाएगा तब उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, हम FD को बीच में तोड़ सकते हैं लेकिन वहाँ पर हमको लॉस बियर करना पड़ेगा। यानी अगर 50,000 की FD है तो हो सकता है हमको 45,000 में मिलेगा। ठीक है, तो 5,000 का लॉस हो गया। तो जनरली लोग जो है टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स वाले पैसे को ब्रेक नहीं करते हैं बिफोर द मैच्योरिटी। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस यही है। डिमांड डिपॉजिट्स यानी जब हमने डिमांड किया पैसे हमें मिल गए तो वो हो गया डिमांड डिपॉजिट्स, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का मतलब जब हमने पैसा लगाया तो वो फिक्स्ड हो गया, मतलब उसको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हमें मिल सकता है। यानी आप 50,000 की FD बनाइए एंड देन भूल जाइए कि वो कितने दिन के बाद मिलेगा, तो वो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि चेक, अरे जब हम डिमांड बनवाते हैं DD बनाते हैं तो चेक लगा होता है ना, उसमें चेक लगाया जाता है। और जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है वो नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स होता है, उसमें चेक नहीं लगा होता। डिमांड डिपॉजिट्स जो है ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है फिक्स्ड डिपॉजिट से। ठीक है, और वहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है वो वेरी करता है, उसका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो वेरी करता है कि आप जितने लंबे टाइम के लिए लोगे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने अगर 50,000 की डिमांड डिपॉजिट्स है तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमम मिलेगा, मान लो कि 100 रुपये 200 रुपये ऐसा मिल गया। लेकिन वहीं फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 50,000 की FD बनवा दिया हमने 1 साल के लिए, तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट हमको 500 मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गिविंग, बस एग्ज़ाम्पल है जस्ट। तो अगर 1 साल के लिए बनाया 500 मिले, 2 साल के लिए बनाया 1000 मिल गए, 5 साल के लिए बनाया तो हो सकता है कि 5,000 मिल जाए, 2,000 मिल जाए, मतलब वेरी करता है। लेकिन इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ही रहता है फिक्स्ड डिपॉजिट में। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट में कम रहता है। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो डिपॉजिटर है वो कभी भी डिपॉजिट कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है पैसे को। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में डिपॉजिटर्स कैन मेक ओनली 2 ट्रांजेक्शन, 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। क्या क्या 2 ट्रांजेक्शन? पहला ट्रांजेक्शन जब आपने मनी डिपॉजिट किया, यानी मैंने आज 50,000 की FD बनवाई तो वो पहला ट्रांजेक्शन है। और दूसरा ट्रांजेक्शन जब मैं मैच्योरिटी के बाद उस 50,000 को ब्रेक कराऊंगी तब वो दूसरा ट्रांजेक्शन है। और जबकि डिमांड डिपॉजिट्स में आप कई बार कर सकते हो, डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि टाइम डिपॉजिट्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ
मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है? तो आरबीआई जो है एक मोनोपोली है आरबीआई की। आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई के पास ही मोनोपोली है इशू नोट्स एंड मतलब जो भी नोट्स को इशू करना है, करेंसी नोट्स को, उसके इशू करने का। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें और कितने तक का करेंसी नोट्स, 2 एंड अबव, 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक का, ठीक है, 1 रुपये का आरबीआई इशू नहीं करता है। ये मैंडेटरी है जानना और समझना हमें कि जो 1 रुपये की नोट है या जितने भी कॉइन्स है, सिर्फ 1 रुपये की कॉइन्स नहीं, सभी कॉइन्स, मतलब 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितने रुपए की भी कॉइन्स आती हैं वो सभी कॉइन्स और 1 रुपये की नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। इसके अलावा जो करेंसी नोट्स है, लेकिन वो करेंसी नोट्स 2 रुपये और उसके ऊपर का, वो आरबीआई इशू करता है। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना होगा और आंसर में आपको अच्छे तरीके से इसे लिखना है। However, the responsibility of putting all coins and currency into circulation is of RBI. अब भले ही हमारा 1 रुपये का जो कॉइन है और जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, लेकिन उन सभी को, उन सभी कॉइन्स, उन सभी करेंसी को मार्केट में सर्कुलेशन में रखने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को दिया जाता है। आरबीआई को एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपेक्स बैंक, यानी बैंकर्स बैंक। हमारा बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, वॉटेवर बैंक, आप जिसमें भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वो हमारा बैंक, और उन बैंक का भी जो बैंक होता है वो कहलाता है आरबीआई। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स जो है वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। जब हम चाहे पैसा डिपॉजिट करते हैं और हमको बदले में पैसा हम विड्रॉ करते हैं, दोनों काम करते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की मॉनेटरी सिस्टम की बात करें तो इंडिया की टोटली मॉनेटरी जो सिस्टम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा चलता है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैंक की? सबसे पहली जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ बैंक डिपॉजिट्स, यानी आप बैंक में जाते क्यों हैं? डिपॉजिट करने के लिए। और दूसरा है डिपॉजिट के साथ साथ विड्रॉल भी हो जाएगा। एंड दूसरा है क्रिएट्स मनी, मनी को क्रिएट करना, मनी की सप्लाई को क्रिएट करना, मार्केट में मनी को फ्लो को बना करके रखना। ये दोनों फंक्शन है, बेसिक प्राइमरी फंक्शन है बैंक्स के। बैंक के वेरियस फंक्शन को हम अनदर वीडियो में ज़रूर क्लियर करेंगे। अभी हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। ये आरबीआई का लोगो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी, इट मीन्स अ बैंक, एक ऐसा बैंक है आरबीआई जिसके पास लीगल राइट है। किस चीज़ का लीगल राइट है? करेंसी नोट्स को इशू करने का लीगल राइट्स है। और किस चीज़ का राइट्स है? कंप्लीट मोनोपोली है इसके पास। दूसरी चीज़, मार्केट में यानी कि विद इन द कंट्री यूनिफॉर्मिटी बनाना नोट सर्कुलेशन का। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी में ज़्यादा है मनी का सर्कुलेशन और बिहार में कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे सेंट्रल बैंक को डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जैसे हमको एक जो है एक कोई भी आप जॉब करो या कुछ भी, आपकी एक हायर अथॉरिटी होती है जो आपको कंट्रोल करती है। तो वैसे ही जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम जो है डायरेक्ट कंट्रोल, वो काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इज इट क्लियर? नाउ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट का क्या है? सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज अ बैंकर। मैंने बताया ना बैंकर्स का बैंक है ये। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा भी डिपॉजिट्स किया जाता है या गवर्नमेंट के बिहाफ में जो पेमेंट किया जाता है वो सब भी बैंक्स के द्वारा ही किया जाता है। नाउ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जब किसी का सहारा नहीं मिलता है तो हम आरबीआई के पास जाते हैं। मतलब बैंक के पास अगर कोई और सहारा नहीं है किसी और इंस्टीट्यूशन का तो वो जाते हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई को हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
लेंडर्स, उसके अलावा है ये सुपरवाइज करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, फंक्शनिंग कराता है वेरियस। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड मनी क्रिएट करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, जाकर के पैसा डिपॉजिट करते हैं और जाकर के पैसा विड्रॉ भी करते हैं। तो ये कहाँ करते हैं हम, कॉमर्शियल बैंक में। हम डायरेक्ट आरबीआई में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई में ट्रांजैक्शन कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। इज इट क्लियर नाउ। क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन क्या है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। तो सबसे पहले हमारा क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो दो कंपोनेंट है यहाँ पर। वो क्या है दो कंपोनेंट, CRR एंड SLR। ठीक है, CRR क्या है और SLR क्या है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। इसके अलावा अगर बेसिक हम देखें तो एक मान लीजिए नई डिपॉजिट है 1000 रुपये की और ये प्राइमरी डिपॉजिट है, तो उसमें LRR जो है आपका ये फर्स्ट राउंड क्रेडिट क्रिएशन है, यानी 10% को कीप करके एडवांस में आपको 900 रुपये की लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, हम ये क्रेडिट क्रिएशन जो मनी का है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे श्योर। एंड नाउ लास्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक। तो और इसके अलावा यहाँ पर हम देख लें सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, वहीं पे हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में क्या क्या है वो देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारा SBI आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है। ठीक है, ये सारे हैं। वहीं पे प्राइवेट बैंक की बात करें तो ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये सारे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सारे हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं इंडिया के। इसके अलावा सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है ये आपका क्या करता है, पीपल कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। और कॉमर्शियल बैंक जो है ये बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को कनेक्ट करता है। सेंट्रल बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी मैनेजमेंट, एक कंट्री की अर्थव्यवस्था में जितना भी मनी से रिलेटेड मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से करना। और कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी अल्टीमेट गोल जो होता है प्राइवेट बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सेंट्रल बैंक जो है ये इकोनॉमी में सिर्फ एक ही होता है, हर कंट्री की अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही उस कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा। जबकि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो बहुत हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंट्रल बैंक जो होते हैं मनी सप्लाई, जैसे कि मनी सप्लाई को ऐड ऑन करते हैं, जैसे नया करेंसी को प्रिंट करते हैं। जबकि कॉमर्शियल बैंक कोई मनी सप्लाई को मतलब वो प्रिंट नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स को क्रिएट कराते हैं जनरल पब्लिक में। सेंट्रल बैंक जो है ये आपके ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस विथ जनरल पब्लिक एंड डील्स विद द गवर्नमेंट ओनली, मतलब जनरल पब्लिक के साथ सेंट्रल बैंक का कोई लेना देना नहीं होता है। सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के साथ डील करते हैं। वहीं पे कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड लोगों के साथ, जनरल पब्लिक के साथ भी डील करता है। एक बार हम शॉर्ट में समझते हैं सेंट्रल और कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंस। सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के साथ डील करता है। सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में यानी एक कंट्री में सिर्फ एक होता है। सेंट्रल बैंक नई करेंसी को लॉन्च करना मार्केट में करता है। सेंट्रल बैंक सुपरवाइजिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है अदर कॉमर्शियल बैंक को। दिस इज व्हाट सेंट्रल बैंक। एंड इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI। कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक का मेन एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एक कंट्री में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो है वो गवर्नमेंट एंड साथ ही साथ जनरल पब्लिक के साथ भी डील करता है। और ये कोई मनी प्रिंट नहीं करता, कोई करेंसी को इशू नहीं कर सकता, बल्कि डिमांड डिपॉजिट्स को क्रिएट कराता है, लोगों से डिपॉजिट्स करवाता है और विड्रॉल करवाता है और वेरियस फैसिलिटीज़ उनको देता है बाय प्रोवाइडिंग देम लोन, बाय प्रोवाइडिंग देम लोन ऑन लोअर रेट। तो ऐसे करके काम करता है। तो ये है हमारा कॉमर्शियल बैंक। और एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता ही है, कॉमर्शियल बैंक जितने भी, अब कॉमर्शियल बैंक को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जबकि सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है ये भी ज़रूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।